हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी बाय राहुल में। बेसिकली इस चैप्टर में हम आपके क्लास नाइन्थ के जो आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो आपका सेकंड चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, तो हम इस चैप्टर को जो है हम आज वाली इस वीडियो में समझेंगे। अवलोकन संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का एक प्रयास है। यानी कि संसाधन के रूप में लोग जो बेसिकली आपका ये चैप्टर है, तो वो किसी भी देश की जनसंख्या को उस देश की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक, दायित्व मतलब कि उसकी एक जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक परिसंपत्ति। परिसंपत्ति क्या होता है? एक आपकी एसेट। एसेट मतलब परिसंपत्ति एक ऐसी वस्तु को आप मान सकते हो कि जिस पर अगर थोड़ा सा निवेश किया जाए या उसका अगर थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से उसको ट्रेंड किया जाए तो वो क्या है, कहीं ना कहीं जाकर हमें एक बहुत अच्छा लाभ जो है भविष्य में दे सकती है। तो इसीलिए इस चैप्टर में क्या है कि हम जनसंख्या को एक अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी से ज़्यादा उसको एक परिसंपत्ति के रूप में जो है व्याख्या करने का जो है हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जब क्या होता है कि अब जनसंख्या जो है उस पर जो है जनसंख्या में जो लोग हैं, जब उस पर क्या है कि शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं के द्वारा उन पर क्या है निवेश किया जाता है, यानी कि जब अच्छा खर्च उन पर किया जाता है, जैसे सरकार एजुकेशन को लेकर नई नई पॉलिसीज़ लाती रहती है, स्वास्थ्य को लेकर जो है नए नए प्रोग्राम्स चलाती रहती है कि लोग ज़्यादा सचेत हों स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से जो निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या कहीं ना कहीं क्या है, मानव पूंजी में बदल जाती है। यानी कि वो उनका काम करने का तरीका थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, कहीं ना कहीं वो समाज के लिए अच्छे काम करने जो है वो शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो क्या है, मानव पूंजी में बदल जाते हैं। वास्तव में मानव पूंजी कौशल एवं उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। परिचय संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। अब संसाधन के रूप में जो लोग, ये जो लाइन है आपकी या फिर ये जो चैप्टर है, ये कहीं ना कहीं वर्तमान समय में, है ना, जितने भी लोग एक देश में कार्यरत है, यानी कि किसी ना किसी प्रकार से काम करने में जो लगे हुए हैं लोग, किसी ना किसी प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं, तो उन सब का जो वर्णन करने का तरीका है वो बेसिकली हम आपके इस संसाधन के रूप में लोग के अंतर्गत देखेंगे। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। तो अगर हम एक उत्पादक के पहलू से देखें तो अगर हम अपनी विशाल जनसंख्या पर अगर विचार करें तो कहीं ना कहीं वो भी अगर हम उस पर अच्छा निवेश करें तो हमारे वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो हमारा होता है तो उसको बढ़ाने में या उसका सृजन करने में एक बहुत अच्छा योगदान जो है वो हमें निकट भविष्य में कर सकती है। दूसरे संसाधनों की ही भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। अब पहले तो हम बात कर लेते हैं आपका बेसिकली संसाधन के बारे में कि तो संसाधन आपका होता क्या है। तो बेसिकली आपका जो संसाधन होता है वो एक ऐसी वस्तु होती है जो किसी ना किसी प्रकार से आपके काम आ सकती है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे काम को आसान बना दे, तो वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब इससे पिछली क्लासों में बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक पहला प्रकार का होता है आपका प्राकृतिक संसाधन जो डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिलते हैं। दूसरा आपका इसमें पढ़ा होगा आपने मानव निर्मित संसाधन जो बेसिकली मानव द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम इस चैप्टर में बेसिकली हम एक तीसरे संसाधन के बारे में बात करेंगे जो मानव खुद है, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। तो दूसरे ही संसाधनों की भांति क्या है, जनसंख्या जो है वो भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन, ठीक है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। यानी कि अब जो मानव संसाधन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जनसंख्या का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में जो है मानव संसाधन के रूप में परिसंपत्तियां जो है मौजूद हैं, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि हम इसको क्या है नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि इसको जो है हम नकार देते हैं और अनदेखा कर देते हैं। कब कर देते हैं कि जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। नकारात्मक पहलू इसके क्या है, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। यानी कि अब मान लो कोई भी देश की सरकार है, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था है, तो वो क्या, अब उनको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई, अब इसका कैसे किस तरीके से इसको सभी को भोजन प्रोवाइड कराया जाए, इनको कैसे कैसे शिक्षा इन तक पहुँचाई जाए, कहीं कैसे कैसे इन पर स्वास्थ्य सुविधाओं की जो पहुँच है वो जनसंख्या तक की जाए। तो यानी कि एक विशाल जनसंख्या के पॉजिटिव पॉइंट को कहीं ना कहीं जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाता है उसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखकर कि ये तो इतने सारे लोग हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि जैसे अब भारत है हमारा, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो युवा पाए जाते हैं वो भारत में पाए जाते हैं।
तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि कहीं ना कहीं अगर हम उस युवा जो हमारी जनसंख्या है उस पर अगर निवेश करें, उसको अच्छे से ट्रेंड करें, उसको अच्छे से उसकी शिक्षा को लेकर सुविधाएं जो है हम अगर मुहैया कराएं, तो कहीं ना कहीं वो अंततः हमें जाकर एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो वो लोग हैं हमें हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान करके वो दे सकते हैं, है ना। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब ये जो हमारी जो जनसंख्या है या फिर जनसंख्या के अंतर्गत जो हमारे मानव संसाधन है जिसका मैं अभी आपको बता रहा था, जब उसको ज़्यादा शिक्षा के द्वारा या अच्छा स्वास्थ्य देकर जब उसको और ज़्यादा विकसित किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी पूंजी है तो वो हमारी जो है मानव पूंजी कहलाती है। और ये क्या है कि ये भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। तो कहीं ना कहीं जैसे अब हम अपना पैसा कहीं और लगाते हैं, है ना, मान लो हमने कोई ज़मीन ले ली तो ज़मीन क्या हो गई, हमारी एक तरीके की पूंजी हो गई, है ना। ज़मीन पर मकान बना दिया तो हमारी पूंजी क्या है और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी तरीके से मानव भी है, यानी कि मानव पर जब आप जैसे मतलब उस पर शिक्षा के द्वारा, उस पर स्वास्थ्य के द्वारा जब उसमें आप निवेश करते हो, अपनी पूंजी को लगाते हो, तो कहीं ना कहीं जो मानव होता है वो भी एक पूंजी में आपकी परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या है मानव पूंजी कहते हैं। और जब हम उस पर और ज़्यादा जो है उस पर निवेश करते हैं, उस पर और ज़्यादा उसको विकसित करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, हमारा एक तरीके से मानव पूंजी निर्माण होता है, यानी कि हम पूंजी का और ज़्यादा जो है सृजन करते जा रहे हैं। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति जो है प्रतिफल प्रदान करता है। अब मानव पूंजी में भी अगर जैसे मैंने आपको बताया कि हम निवेश करेंगे किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा, अच्छी ट्रेनिंग के द्वारा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं जो भौतिक पूंजी है जिनके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे आपने ज़मीन ले ली, मान लो कोई गाड़ी खरीद ली, है ना, या और भी इस तरीके की जो भौतिक पूंजी है, तो कहीं ना कहीं मानव पूंजी में भी अगर हम निवेश करेंगे तो वही हमें भौतिक पूंजी ही की ही तरह निकट भविष्य में क्या है एक हमें अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, अच्छा लाभ दे सकते हैं। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही साथ अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। अब जब लोग अच्छे पढ़े लिखे हो जाएंगे, वेल एजुकेटेड हो जाएंगे, ठीक है, लोग वेल ट्रेंड हो जाएंगे, है ना। वेल ट्रेंड मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जब वो काफ़ी अच्छी उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो अच्छे वो जो है ट्रेंड हो जाएंगे, तो उसके बाद जब उच्च उत्पादकता यानी कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना जो है शुरू कर देंगे और उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा आय आनी शुरू हो जाएगी, तो वो भी क्या है उसे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट्स के जनसंख्या के हम पॉजिटिव पॉइंट्स के रूप में इसको देख सकते हैं। उसी के साथ साथ स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता। अब स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता का मतलब क्या है ये थोड़ा सा आप समझ लो कि भाई एक चीज़ है कि जिस मान लो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ लोग होंगे तो क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर क्या है कि बीमार लोग बहुत ज़्यादा है उस अर्थव्यवस्था में, तो कहीं ना कहीं वो क्या है एक तरीके से अर्थव्यवस्था पर बोझ बनकर रह जाते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे आप इस पॉइंट को, है ना। तो यानी कि जितने ज़्यादा स्वस्थ लोग होंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिर काम करके अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या उस व्यवस्था में मान लो अगर बीमार लोग हैं, जो ज़्यादातर एक बड़ा जनसंख्या का जो हिस्सा है वो ज़्यादातर बीमार ही रहता है, तो फिर वो तो एक तरीके से क्या है कि वो फिर एक मानव संसाधन नहीं, कहीं ना कहीं एक बोझ ही बन जाएंगे किसी भी अर्थव्यवस्था के ऊपर। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। दायित्व मतलब मैंने आपको बताया था एक तरीके की जिम्मेदारी। तो ये जरूरी भी नहीं है कि जो एक विशाल जनसंख्या है वो देश के लिए एक जिम्मेदारी ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में बदला जा सकता है। तो अगर हम मानव पूंजी में अगर हम निवेश करें, जैसे मानव पूंजी मैंने आपको बताया था, तो अगर उस तरीके से हम उसमें निवेश करें तो इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति इन द सेंस कि हम धीरे धीरे क्या है इसे उत्पादन करना शुरू करते हैं। यानी कि मान लो एक व्यक्ति है, हम उसको पर्टिकुलर मशीन बनाने के लिए उसको अच्छे से ट्रेंड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं बाद में जाकर वो और अच्छी जो है मशीनें बनाना शुरू जो है वो धीरे धीरे कर देगा। तो वो क्या है एक हमारी उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में जो है वो बदल जाएगा। उदाहरण के लिए कैसे करेंगे हम ये, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया करा के, आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग में औद्योगिक यानी कि ठीक है, यानी कि अच्छे उद्योगों के लिए हम जो है टेक्नोलॉजीज लोगों को उसकी जानकारी देंगे। कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, यानी कि जो खेतों में जो किसान करने वाले खेतों में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं या जो किसान हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग देकर कि कैसे कैसे आपको फसल को और ज़्यादा अपनी उपज बढ़ाने के लिए आपको करना चाहिए। उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा।
और जैसे बहुत सारे आपके जो है वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके जो है हम ऐसा कर सकते हैं। अब निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का जो है वो प्रयास करते हैं। शकल की कहानी। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। अब दो दोस्त थे, कौन कौन से? एक तो विलास था और एक था आपका शकल। तो वो क्या है, एक ही गांव कहाँ पर रहते थे? सेमापुर में रहते थे। शकल की जो आयु है वो 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। यानी कि एक जो आपका एक बच्चा है इसमें शकल, उसकी कहानी बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। अब उसके चाचा जो थे श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उसका बेटा शकल पढ़े लिखे, तो वे क्या करते हैं, वे उस गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उन्होंने शीघ्र प्रवेश जो है वो पा लिया। अब शकल ने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज भी ले लिया, है ना। यानी कि और ज़्यादा क्या करा उन्होंने कि पहले तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्होंने जो है उसको स्कूल में डाल दिया। फिर और ज़्यादा अच्छा मतलब ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए उसको फिर वो है राज़ी किया। फिर उन्होंने क्या है कि उसको एक अच्छे से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में डाल दिया, है ना। और ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या है उसमें बेसिकली थोड़ा सा जो है उन्होंने कर्जा भी किसी से ले लिया था। तो शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसकी क्या है पदोन्नति इन द सेंस इसमें हम देख सकते हैं कि उसका क्या है उन्होंने प्रमोशन कर दिया था। तो ये तो हो गया आपका शकल की कहानी। अब हम बात कर लेते हैं विलास की कहानी के बारे में। तो ये है आपका विलास। तो विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह शकल के ही गांव में रहता था। अब एक विलास था जो शकल के ही गांव सेमापुर में रहता था। विलास के पिता महेश एक अच्छे मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माता गीता ने जो है मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपए कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी जो है वो, अब धीरे धीरे क्या है जब विलास जो है वो गठिया का जो है रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ाई में रुचि भी नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता। छोटे भाई मोहन की जो है वो देखभाल बेसिकली करता था। तो कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो ये विलास था वो भी बीमार ही रहता था एक तरीके से। अब उसकी माँ भी बीमार पड़ गई, अब देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की ही तरह भी वह अब कम ही कमा पाता था। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है ना। तो क्या दोनों जो दोस्त थे उनके बीच में आप कोई अंतर इस जो है जो हमने दोनों स्टोरीज पढ़ी तो इसमें पाते हैं? तो हाँ, हम इसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाते हैं, वो हम चर्चा कर लेते हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। तो सबसे पहला तो अंतर ये हो गया। उसके बाद शकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जबकि जो विलास था वो गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे, है ना। भाई पहला तो ये हो गया कि एक स्कूल जाता था एक नहीं जाता था। दूसरा फिर हमने देखा कि शकल काफ़ी स्वस्थ था लेकिन विलास जो था वो स्वस्थ नहीं था, एक रोगी था, और उसके पास बेसिकली इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा सके। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता था जो उसकी माँ करती थी, और काम भी बेसिकली क्या था कि उसमें ज़्यादा उनको पैसा नहीं मिलता था। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत जो है वो बहुत कम थी। अब शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की जो है गुणवत्ता को बढ़ा दिया। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। अब शकल ने क्या किया कि कई वर्षों तक जो है जब उसको शिक्षा दी गई तो कहीं ना कहीं जो उसके स्किल्स थी, जो उसका श्रम था, जो उसके काम करने का तरीका था, तो उसकी जो है गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसके कुल उत्पादकता में यानी कि उसने और ज़्यादा जो है प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं करना शुरू कर दिया। और जो ये कुल उत्पादकता होती है ये कहीं ना कहीं उस देश के जो है समृद्धि यानी उस देश की जो वृद्धि में भी वो योगदान देती है।
इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। होता क्या है कि जब वो उच्च उत्पादकता देना शुरू कर देता है, अब जब उच्च उत्पादकता जब वो देना शुरू कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सैलरी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। बाकी जो अन्य सुविधाएं भी फिर उसको मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो अब आपके मान लो कोई प्राइवेट फर्म में आपके कोई मतलब मान लो घर से कोई नौकरी करता है, तो आप देखोगे कि नॉर्मली जो व्यक्ति है वो बेचारा बाइक पर या स्कूटी पर अपनी जॉब पर जा, लेकिन उनके जो बॉस होते हैं जो कहीं ना कहीं उनसे ऊपर होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं गाड़ियों में आ रहे हैं ना, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छी कॉलोनियों में वो लोग रह रहे हैं, तो वो अन्य सुविधाएं हो जाती हैं उनकी। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग से कोई शिक्षा स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की ही भांति मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसीलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। अब विलास क्या था बेचारा कि उसको ना तो शुरू से कोई शिक्षा मिल पाई, ना उसको किसी अन्य फील्ड में कोई ट्रेनिंग मिल पाई, और ना उसका जो स्वास्थ्य था वो अच्छा था। तो वो कहीं ना कहीं बेचारा फिर वही जो उसकी माँ मछलियाँ बेचकर जो जीवन यापन करते थे उसे भी फिर बेचारे को वही काम करना पड़ा। और क्या है कि वो भी अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक, यानी कि जिनको ऐसा कोई खास काम नहीं आता है करना। ठीक है, तो इस बेसिकली दोनों एग्जाम्पल्स थे, यानी कि जो एक शकल था और जो एक विलास था। तो इससे कहीं ना कहीं हमें ये पता लगता है कि जब मानव संसाधन में शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा निवेश किया जाता है तो भविष्य में उससे क्या है, हमें उच्च प्रतिफल यानी कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि शकल वाले उदाहरण में हुआ था। और विलास वाले उदाहरण में ये सब नहीं हो पाया था, क्योंकि ऐसा उसके साथ बेचारे के साथ नहीं हुआ था। तो लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है, यानी कि अब शुरू से ही जो शकल के पिता थे उन्होंने उसकी शिक्षा में क्या है निवेश किया बेचारे को। अब आप देख सकते हो जैसे शकल था तो उसकी कहीं ना कहीं उसको एक कंप्यूटर कोर्स कराने के लिए उसके पिता ने कर्ज भी लिया था, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके का निवेश ही था। फिर बाद में जाकर क्या है, उच्च उत्पादकता मिलनी शुरू हो गई, यानी कि उसकी सैलरी अच्छी हो गई, है ना, और सुविधाएं उसको जो है मिलनी शुरू हो गई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक भौतिक पूंजी में निवेश की ही तरह है। व्यक्ति शेयर तथा बॉन्डों में भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा से ही निवेश करता है। जैसे लोग जो है अपने आजकल शेयर बाजार में भी जो अपना पैसा लगाते हैं, है ना, ताकि उनको भविष्य में अच्छा जो है रिजल्ट मिल सके। अब एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। जैसे हमने शकल का एग्जाम्पल देखा था, है ना। तो यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। अब ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि जो शिक्षित माँ बाप होते हैं, जिनके माँ बाप जो है वेल एजुकेटेड होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है कि अपने बच्चे की शिक्षा पर अधिक जोर देते हैं, यानी कि बाकी चीज़ों को करने से ज़्यादा कहीं ना कहीं वो ध्यान देते हैं अपने बच्चों की शिक्षा पर, क्योंकि उन्होंने खुद भी उस शिक्षा के महत्व को अनुभव क्या होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और उच्च जो है उनके अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी वो ध्यान रखते हैं। अब उनको इन सभी चीज़ों की वैल्यू पता होती है कि शिक्षा की क्या वैल्यू है, अच्छे स्वास्थ्य की क्या वैल्यू है। तो वो कहीं ना कहीं शुरू से ही बच्चे की स्कूली शिक्षा पर उसके अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का क्या है वो विशेष ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र जो है सृजित कर लेते हैं और वह अपने बच्चों को ही अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। इसके उलट अगर हम देखें तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो भी फिर क्या है कि एक तरीके से जो है वो दुष्चक्र, मतलब आप यहाँ पर कह सकते हो कि एक अपनी ही तरह क्या है वो अपने बच्चों को जो है रखते हैं, फिर उनके बच्चे अपने बच्चों को उसी तरह से रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो होता है वो कहीं ना कहीं उनको उन सुविधाओं से जो है वंचित कर रहे हैं जो वो पढ़ लिख कर और अच्छे तरीके से जो है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जापान का। तो जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर बहुत अधिक निवेश जो है उसने जो है किया था जापान ने। उसके पास ना तो कोई ऐसा प्राकृतिक संसाधन था, वह विकसित धनी देश है। भाई जापान जो देश था उसने क्या किया कि शुरू से ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने मानव संसाधन पर निवेश किया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी जनसंख्या थी उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, उनको जो है शिक्षित बनाने पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके पास अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन तो थे नहीं, यानी भौतिक पूंजी उसके पास इतनी ज़्यादा थी नहीं। उसके पास ऑप्शन केवल मानव पूंजी को ही और ज़्यादा विकसित करने का था। और आज के टाइम में क्या है, वो एक विकसित और धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं, यानी कि अब इनके अलावा अब जो उसके जो जनसंख्या है उसकी जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, जो भौतिक पूंजी एक तरीके से आप कह सकते हो, जो प्राकृतिक संसाधन आप कह सकते हो, उसका वो लोग क्या है आयात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग क्या है कि पढ़ लिख कर काफ़ी अच्छी जो है नौकरी उनको मिलनी शुरू हो गई है। तो अब धीरे धीरे क्या है जो बाकी उनके जो काम की चीज़ें होती हैं वो बाहर से वो लोग मंगा लेते हैं, यानी कि वो इतने सक्षम हो चुके हैं।
वे कैसे धनी या विकसित बने। तो उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है, और इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश जो है धनी और विकसित बने। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग जो है इसकी, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि दोनों के जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उन दोनों में क्या अंतर है। अब आर्थिक जो वर्ड है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, तो इसका मतलब थोड़ा सा हम समझ लें। आर्थिक मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ, यानी कि धन से जुड़ा हुआ क्रियाकलाप जो कार्य होते हैं। तो विलास और सकल की ही तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। जैसे हमने सकल और विकास का विलास और सकल का जो हमने एग्जाम्पल इसमें देखा था, तो इन्हीं की ही भांति बाकी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अन्य कार्यों में जो है वो लगे हुए हैं। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और सकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। तो इसी तरीके से जैसे कि हमने देखा था कि विलास जो है बेचारा वो मछलियां बेचता था अपनी माँ की ही तरह, और लेकिन जो सकल था वो पढ़ लिख कर अच्छी ट्रेनिंग करके क्या है एक फर्म में उसको अच्छी नौकरी मिल गई थी। तो इसी तरीके से विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य करने के जो क्षेत्र हैं, उनको बेसिकली 3 प्रमुख क्षेत्रक यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में जो है वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन जो है वो शामिल, यानी कि मुख्य जो है आपके ये जो क्षेत्र है ये प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल है। उसके बाद आपका द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है, यानी कि किसी भी वस्तु से और अधिक बहुमूल्य वस्तु बनाना, है ना, अधिक मूल्य की वस्तु बनाना, तो ये जो कहलाता है आपका विनिर्माण कहलाता है। तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, शिक्षा इत्यादि ये सब क्या है शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का भी उत्पादन किया जाता है। अब तृतीयक क्षेत्रक जो ज़्यादातर आप देखोगे तो इसमें ज़्यादातर क्या है सेवाओं का ही उत्पादन किया जा रहा है। जैसे आपका परिवहन एक तरीके की सेवा हो गई, व्यापार हो गया, आपका संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, तो ज़्यादातर क्या है ये सेवाओं से ही संबंधित है तृतीयक क्षेत्रक आपका। इसमें क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, ये अब ये जो क्रियाकलाप है राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। तो ये तीनों ही क्रियाकलाप जो क्षेत्रक के जो क्रियाकलाप है ये कहीं ना कहीं क्या है हमारे जो देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या है ये मूल्य वर्धन करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आर्थिक जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि धन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रिया। अब जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनके भी बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, एक आपका बाजार क्रियाएं और दूसरा गैर बाजार क्रियाएं। तो बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए परिश्रम का भुगतान किया जाता है। तो आपकी जो बाजार की जो क्रियाएं होती है उसमें क्या होता है कि उसमें जो भाई सैलरी या लाभ के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं तो उसमें क्या है जो आपकी मेहनत होती है उसका जो है आपको भुगतान जो है वो किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप बाजार क्रियाओं में बेसिकली आप कह सकते हो कि हम अपना सामान ले जाकर किसी और के यहाँ पर बेच रहे, तो हमें वहाँ से क्या है कोई ना कोई पैसा मिल रहा है। हम किसी के यहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ से हमें क्या है सैलरी मिल रही है। तो ये सब क्या है बाजार की क्रियाएं हो जाती हैं। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है, यानी कि सरकारी नौकरियां भी इसी में शामिल है, और वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन जो हम करते हैं और फिर उसको कहीं और बेचने के लिए जाते हैं वो सब भी क्या है इसी में शामिल है। किसमें? बाजार क्रियाओं में। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। अब जो गैर बाजार की क्रियाएं हैं इसमें बेसिकली स्व उपभोग मतलब स्वयं मतलब खुद, उपभोग मतलब अपने यूज के लिए। तो गैर बाजार क्रियाओं में अपने जो है यूज के लिए जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो वो आपका गैर बाजार क्रियाएं कहलाता है। बेसिकली इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ठीक है, चलिए अब आपका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। अब अगर हम जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यानी कि हम पुराने टाइम से अगर देखते चले आए वो हो गया, या फिर सांस्कृतिक यानी कि जैसे कुछ लोगों की संस्कृति में ही ये बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल तय कर दिया गया है कि महिलाओं को इससे ज़्यादा काम नहीं करना है। तो इन सब कारणों से क्या है कि परिवार में जो पुरुष है और जो महिलाएं उनके बीच काम को बांट दिया जाता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं, यानी कि घर के जो काम है वो महिलाओं के जिम्मे होते हैं और बाहर के जो काम होते हैं जैसे खेतों का या नौकरी पर जाना ये सब पुरुषों के काम होते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है और कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है।
सकल के पिता बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। अब जैसे हमने जो अभी सकल जो बच्चा था उसका एग्जाम्पल देखा था, तो उसकी माँ जो है वो ज़्यादातर क्या है, जितने भी घर से रिलेटेड जो काम होते हैं वो सब उसकी माँ ही करती है, और उसके जो पिता होते हैं वो क्या है, खेतों में काम करते हैं। अब जो भी खेतों से जो फसल पैदा होते हैं उसको बाजार में बेचने जाते हैं, यानी कि बाहर के जो सभी काम है वो उसके पिता करते हैं। अब इसी प्रकार शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। अब सकल की जो माँ है वो अपने परिवार के लिए, जैसे मान लो खाना पका रही है या फिर घर के जितने भी काम वो कर रही है, तो उसके लिए उसको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के लालन पोषण पर जो है वो उसको खर्च करता है। अब बूटा क्या है, जब बाहर जाते हैं वो सकल के जो पिता है तो वो पैसा कमाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के पालन पोषण पर उसको खर्च करते हैं। तो परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। अब जो भी ये महिलाएं जो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, यानी कि घर के सारे काम करते हैं, भाई वो अपने पर्सनल के लिए तो करती नहीं है, सभी लोगों के लिए करती हैं वो सामूहिक रूप से ना, तो फिर क्या होता है कि उसके लिए उनको कोई भुगतान या पैसा नहीं दिया जाता है, यानी कि वो जो अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने घर में जब काम करें, तो इसी वजह से क्या है, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है, ऐड नहीं किया जाता है। विलास की मां गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस प्रकार महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए जब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। ठीक है, यानी कि महिलाओं को अगर वो घर में काम कर रही है तो कोई पैसा नहीं पे किया जाता है, लेकिन जब वो कहीं बाजार में काम करने के लिए जाती है तो उनको क्या है, कुछ पैसा वहाँ से मिल जाता है उनके काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अब जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति के लिए उपयोग जो भी आर्थिक, यानी कि अच्छी से अच्छी नौकरी मिलना, वो सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है, उसकी शिक्षा पर। ठीक है, यानी कि उसको किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड कितनी ज़्यादा उसको एजुकेशन, मतलब उसको जो है जानकारी है, यानी कि वो कितना पढ़ा लिखा है, तो ये जो है उस पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। शिक्षा और कौशल, कौशल मतलब आपके जो स्किल्स होते हैं वो क्या है, अगर आपके अंदर ज़्यादा एजुकेशन आपने, यानी कि आप ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हो या फिर आपके अंदर ज़्यादा स्किल्स है किसी भी काम को करने की, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक रिफ्लेक्शन है तो वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा, आपकी आय पर, यानी कि आपको आय भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा मिलेगी। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम जो है पारिश्रमिक, यानी कि जो पैसा है वो कम दिया जाता है, मजदूरी जो है कम दी जाती है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती और कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर जो है महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है, उनकी शिक्षा पर कम खर्च किया जाता है। ठीक है, कौशल स्तर जो स्किल्स होती है किसी भी काम की उनके अंदर जो है वो कम होती है, इसीलिए क्या है, उनको मजदूरी भी कम मिलती है, और इसीलिए ज़्यादातर उनको जो काम करना पड़ता है वो कहाँ पर करना पड़ता है, जहाँ पर नौकरी की एक तो सुरक्षा नहीं होती, दूसरा कानूनी सुरक्षा का अभाव, यानी कि उनको एवं ही फिर जहाँ भी काम मिल जाए वहाँ पर उनको मजबूरी में काम करना पड़ता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, यानी कि अनियमित रोजगार, ठीक है ना, और निम्न आय, यानी कि जिन क्षेत्रों में फिर उन महिलाओं को जो काम करना पड़ता है वहाँ पर ना तो उनको किसी भी प्रकार से, यानी कि पैटर्निटी लीव, प्रसूति अवकाश, ठीक है, शिशु देखभाल जैसे अच्छी अच्छी कंपनियों में आजकल ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाती है कि अगर मान लो कोई लेडी जो है वो मदर भी हैं, बच्चा उनका छोटा है, तो कहीं ना कहीं उनके ऑफिसेज में ही उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए जो है सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसे कि मान लो कैब वगैरह जो है महिलाओं के लिए जो है सुविधा उनको दे दी जाती है कि गाड़ी उनको घर से ही लेकर आती है कंपनी तक और घर पर ही छोड़ते हैं, इस तरीके से सुविधाएं उनको उपलब्ध होती है। या फिर और अन्य जो है आपकी जैसे भाई स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं भी उनको प्रदान की जाती है इस तरीके से। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। अब जो लेडीज़ जो महिलाएं जो है वो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, जो अच्छे स्किल्स उनके अंदर हैं, तो उनको भी क्या है पुरुषों के बराबर जो है वेतन सैलरी मिलती है। संगठित क्षेत्र में शिक्षक और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। महिलाएं क्या है कि ज़्यादातर जो संगठित क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर हर चीज़ क्या है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनको मिलती है, पैसा उनको ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, काम करने के भी, वो हम आगे और इसमें अच्छे से संगठित क्षेत्र के बारे में बात करेंगे।
ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो या तो शिक्षण कार्य में लगी हुई है या फिर चिकित्सा वाले कार्यों में लगी हैं, और यही दो क्षेत्र उन्हें सबसे ज़्यादा जो है आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ महिलाओं ने इन दो क्षेत्र यानी कि शिक्षण और चिकित्सा के अलावा जो है अन्य सेवाओं में भी प्रवेश किया है, जैसे कि आपके जैसे प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस पीसीएस वाले जो एग्जाम्स होते हैं ये हो गए, या फिर अन्य सेवाएं उसी आईएएस पीसीएस से रिलेटेड आपके, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि ज़्यादा वैज्ञानिक यानी कि ज़्यादा सोच वाली और प्रौद्योगिकी यानी कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है सेवाओं के उच्च स्तर की जो है उसमें आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे कि वह क्या बनना चाहती है। ये आप लोगों का बेसिकली टास्क है कि आप अपनी जो भी आपकी अगर घर में कोई बहन हो या आपके साथ अगर मान लो कोई जो महिला है वो पढ़ती है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता, अब ये जो वर्ड है आपका जनसंख्या की गुणवत्ता, इससे क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। अब जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। तो जनसंख्या की जो गुणवत्ता होती है यानी कि किसी भी चीज़ के जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं, जो सकारात्मक जो गुण होते हैं, वो बेसिकली उस देश की साक्षरता दर, उस देश की जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा प्राप्त जो स्किल्स हैं उसके निर्माण पर बेसिकली ये जो गुणवत्ता होती है किसी भी जनसंख्या की वो निर्भर करती है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। अब जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो अच्छी है या बुरी है, ये उसके जो देश की जो समृद्धि दर यानी कि कोई भी देश कितना विकास कर रहा है ये उस पर भी जो है उसको भी ये निर्धारित करती है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर में पहले बताया था, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं, और जो साक्षर यानी कि एजुकेटेड और जो है काफ़ी हेल्दी जो जनसंख्या होती है वो कहीं ना कहीं एक देश के लिए परिसंपत्ति का काम करती है, जिसके द्वारा क्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन मिल जाता है। ठीक है। शिक्षा, अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। यानी कि जब सकल जो हमने उदाहरण अभी देखा था उसमें जो अपने जीवन के शुरुआत में जो है जब सकल ने अच्छी नौकरी पा ली थी तो कहीं ना कहीं बाद के वर्षों में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा जो है उसको वेतन मिलना शुरू हो गया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आगत था, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा ने उसको एक उसका जो विकास है उसको काफ़ी अच्छे से करने में जो है उसको एक बहुत जो है उनको उसको योगदान दिया। इसने उसके नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य जो है वो विकसित किए। यानी कि उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं उसके जीवन के जो है इस शिक्षा ने जो है उसकी बढ़ा दी थी। ना केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब सकल की ही तरह अगर हम समाज में और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी शिक्षा जो है वो उनके विकास में योगदान हो सकती है या है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये चीज़, तो ये शिक्षा जो है ये राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि करती है। ठीक है। कहीं ना कहीं लोग जो है वो अधिक विकसित होते हैं और प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है। उसके बाद है आपका प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। ठीक है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा पर योजना परिव्यय यानी कि जो खर्चा था वो पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये आपका हो गया 3,766.90 करोड़ रुपए जो है हो गया। यानी कि सरकार ने कहीं ना कहीं एक तरीके से विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए जो शिक्षा पर जो आपका व्यय है उसको कहीं ना कहीं पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ से बढ़ाकर अब 3,766.90 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2013-14 के 3.3% जो है वो हो गया है। यानी कि ये भी जो है उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हम सकल घरेलू उत्पाद के रूप में अगर इसको देखें, इसमें इससे क्या है साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर
2011 में 74% जो है वो हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अधिकारों का ठीक प्रकार से जो है लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। अब साक्षरता यानी कि एजुकेशन जो है वो भाई ना केवल किसी व्यक्ति का अधिकार है, यानी कि हर व्यक्ति को जो है वो अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, बल्कि ये नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन करने के, यानी कि जो जो भी उनके किसी राज्य के, अपने राज्य अपने देश के लिए जो कर्तव्य उनका ठीक से पालन करने के लिए, बल्कि जो उनको अधिकार उनको संविधान में जो दिए गए हैं ना, जो जो भी उनके अधिकार है उसका भी ठीक प्रकार से पालन करने के लिए क्या है, अनिवार्य है। यानी कि भाई जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो कहीं ना कहीं उसे सभी अधिकार जो है अपने वो पता होंगे और उनका वो ठीक तरीके से लाभ उठा भी पाएगा। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर 16.6% अधिक है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। अब अगर हम देखें कि वैसे भी क्या है, जनसंख्या के जो विभिन्न भाग है उनमें क्या है, साक्षरता में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जैसे महिलाओं और पुरुषों में अगर बात करें तो महिलाओं से कहीं ना कहीं 16.6% जो पुरुष है वो अधिक शिक्षित हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जो नगरीय जो क्षेत्र के जो लोग हैं या जो वहाँ की जनसंख्या है वो भी कहीं ना कहीं ग्रामीण वालों से 16% अधिक जो है वो शिक्षित है। वहाँ पर जो है साक्षरता दर ज़्यादा है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में यही 62% ही है। अब 2011 में हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं अब इसी तरीके से, यानी कि अगर हम जो हमारा एक राज्य है केरल, ठीक है, तो 2011 में अगर हम केरल के जो कुछ जिले हैं वहाँ पर जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 94%, जबकि बिहार में ये केवल क्या है, 62% है। यानी कि यहाँ पर भी काफ़ी अंतर है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली के 5 लाख से अधिक गांव में जो है वो फैली हुई है। अब जो प्राथमिक स्कूल प्रणाली यानी कि पहली से लेकर 5वीं तक के जो स्कूल है, ये शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं भारत के 5 लाख से अधिक गाँवों में फैली हुई है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। लेकिन अब सरकार ने जो इतना ज़्यादा इस पर जो निवेश किया है उसको कहीं ना कहीं जो है, एक तो शिक्षा का निम्न स्तर आप कह सकते हो, या फिर जो स्कूल में बच्चे जो है पढ़ाई को बीच में छोड़कर ही जो चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसने बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, या ये भी कह सकते हैं कि कहीं कहीं तो इसको बिल्कुल जो है फेल कर दिया गया है। इसी वजह से 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक जो है कार्यक्रम है, मतलब महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि ये कार्यक्रम जो है सरकार द्वारा चलाया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जरूर मिल सके। ठीक है, राज्यों और स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की समयबद्ध पहल है। यानी कि कहीं ना कहीं राज्यों द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की जो सहभागिता है, तो इन्होंने आपस में मिलकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ ये पहल जो है वो शुरू की है, जो आपकी सर्व शिक्षा अभियान है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर जो है वो, ये 2 कार्यक्रम भी जो है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जो है स्कूल तक पहुंच को निर्धारित करने के लिए ये 2 कार्यक्रम भी आपके चलाए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, बच्चों के धारण, उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन, जिसको आप मिड डे मील भी कहते हैं, कि योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। यानी कि नित्य नए नए प्रयास के द्वारा जो सरकार है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपनी जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए नित्य नए नए जो है वो प्रयास जो है वो कर रही है। ठीक है, अब 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 15% तक की वृद्धि 2011-12 एवं 21% 12वीं योजना तक करने का प्रयास किया गया। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रयास किया गया है तो वो 18 से 23 साल तक का जो आयु वर्ग है उसके स्कूल में 15% तक नामांकन को लेकर, और 12वीं जो आपकी योजना है उस तक वो 21% तक इसको करने का जो है वो प्रयास किया गया है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर भी केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा,
ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा का मतलब हो जाता है जैसे आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोई भी चीज़ को आप पढ़ते हो, यानी कि अपने काम के साथ साथ जो आपकी शिक्षा होती है वो, ठीक है, दूरस्थ एवं संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा, है ना, ये सब भी क्या है इसी जो है प्लान के अंतर्गत है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड और उनको एजुकेटेड बनाया जा सके। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। 1951 से लेकर 2011-12 एवं 2012-13 के बीच कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि छात्रों के नामांकन और अध्यापकों की भर्ती को सारणी 1.2 में देख, यानी कि उसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य क्या है कि फर्म का उद्देश्य क्या होता है, बेसिकली वो लाभ को अधिक करना होता है, यानी कि कोई भी जो मान लो फर्म है, कोई भी जो काम करने वाली संस्था है, उसका उद्देश्य जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को अधिकतम करना होता है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी जो संस्था है या कोई भी जो फैक्ट्री का जो मालिक है, क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति को रखेगा जो बेचारा स्वस्थ ही ना हो? स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि मान लो एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक अस्वस्थ व्यक्ति है, तो अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी एक स्वस्थ व्यक्ति के बराबर जो है काम नहीं कर पाएगा, तो कोई भी उसको नौकरी पर क्यों रखना चाहेगा? तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य अगर उसके अंदर होगा तो कहीं ना कहीं जो भी उसकी जो क्षमता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जो क्षमता है वो उसको प्राप्त कर पाएगा। उसको जो बीमारियां अगर उसको छोटी मोटी बीच में लगती हैं तो उसको भी लड़ने में उसको क्या मदद कर पाएगा। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। धीरे धीरे क्या है जो अस्वस्थ लोग हैं किसी संगठन के लिए क्या है वो बोझ बन जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य अधिकार है, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य जो है वो अपना यानी कि स्वयं का जो है कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, यानी कि काफ़ी बेसिक चीज़ है। अगर आप स्वस्थ होंगे, आप हेल्दी होंगे तो कहीं ना कहीं अपना जो कल्याण है बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। इसीलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, यानी कि अपनी जो जनसंख्या है उसके स्वास्थ्य में सुधार करना किसी भी देश की जो है वो पहली प्रायोरिटी होती है, यानी कि प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। अब जो हमारी राष्ट्र नीति है उसका भी बेसिकली एक जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो यही है कि जनसंख्या ऐसी जनसंख्या में ऐसे लोग जिनको बहुत कम सुविधाएं मिली हुई हैं तो उन पर विशेष ध्यान देना, उनके स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देना, उनके जो है परिवार, उनके कल्याण पर विशेष ध्यान देना और उनको पौष्टिक सेवाओं तक उनकी पहुंच करना, तो ये सब क्या है उनके मुख्य लक्ष्य है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। इसीलिए कि पिछले अगर हम 5 दशक यानी कि 50 सालों में देखें तो तीनों ही क्षेत्र जो हैं हमारे, चाहे वो सरकारी से रिलेटेड हो चाहे वो किसी प्राइवेट से रिलेटेड हो, उसमें भी क्या है एक स्वास्थ्य आधारित जो है संरचना को और जनशक्ति का निर्माण करने में क्या है सरकार ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया है, ठीक है। अब जो है आपका, ठीक है, तो ये यानी कि भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिसमें मौलिक सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है, यानी कि भारत में बहुत सारे ऐसी जगहें भी हैं जहां पर आपको मेडिकल से रिलेटेड बहुत जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी आपको वहां पर उपलब्ध नहीं होती हैं। भारत में कुल 381 जो है वो मेडिकल कॉलेज हैं और 301 जो है वो डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक जो है वो मेडिकल सुविधाएं वहाँ पर है। यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो टोटल पूरे भारत में, इतने बड़े भारत देश में केवल जो है वो 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज हैं, ठीक है, जिनमें से उनमें से भी अधिकतर जो डेंटल या मेडिकल कॉलेज है वो केवल 4 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही जो है वो स्थित है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बेरोजगारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो शकल की जो माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल और खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती है। अब जो शकल जो बच्चा था उसकी जो माँ थी शीला,
तो वो क्या है कि जो घरेलू कामकाज है उसमें और बच्चों के देखभाल में और खेती के जो छोटे मोटे काम भी होते थे जो घर से रिलेटेड होते थे उसमें भी क्या है वो अपने पति जो है बूटा की मदद करती थी। अब शकल का जो भाई था जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे क्योंकि अभी उनकी उम्र छोटी थी। तो क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो क्या आप जो ये तीनों लोग जो किसी भी प्रकार के रोजगार से संबंधित नहीं थे, यानी कि जो भी वो काम करते थे उनका उनको पैसा नहीं मिलता था, तो क्या आप इनको बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो बात कर लेते हैं। तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक रोजगार जो लोग हैं वो क्या है रोजगार नहीं पा सके। यानी कि बेरोजगारी को उस समय कहा जा सकता है, उस स्थिति को कहा जा सकता है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर भी जो इच्छुक लोग हैं, यानी कि लोगों को जो सैलरी चाहिए अगर वो उनको मिल रही है और फिर भी उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उसकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्याओं में नहीं हो सकती। ना ही जीतू और सीतू और शीला को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो शीला है अब उसकी जो रुचि है, यानी कि उसका मन ही नहीं है घर से बाहर जाकर काम करने का, उसका जो है मन वो लगता है अपने घर के काम में, घर के देखभाल करने में ही उसको क्या है अच्छा लगता है। तो उसको, और जीतू और सीतू क्या है वो तो बेचारे बहुत छोटे हैं, तो उनकी गिनती जो है जो श्रम शक्ति की जो जनसंख्या है उसमें हम कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इन तीनों को जो है हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। ठीक है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच होती है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते। ठीक है। यानी कि श्रम बल जनसंख्या जो है बेसिकली वो 15 से 59 साल के बीच के जो लोग हैं उनको कहा जाता है, इसीलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर परिश्रम के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है। मान लो अगर वो अपने घर से बाहर काम करने के लिए चली जाएगी कुछ पैसे कमाने के लिए, तो एक चीज़ देखो प्यारे दोस्तों कि उसको अपने घर का काम करवाने के लिए फिर कोई ना कोई नौकरानी रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनकी जो उम्र है वो 59 वर्ष से ज़्यादा है। यानी कि श्रम बल जो जनसंख्या है वो बेसिकली 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के जो बीच के लोग हैं केवल उन्हीं को कहा जा सकता है। इनसे ऊपर या इनसे कम जिनकी आयु है, ठीक है, उनको अगर वो कोई काम नहीं भी करते हैं तो उनको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है। यानी कि अगर हम बेरोजगारी के मामले में भी देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में इसकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। यानी कि ये दोनों ही अलग अलग तरह की जो बेरोजगारी इन दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिकली आपकी मौसमी बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि शहरों में क्या है, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अब क्या है जान लेते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। अब मौसमी बेरोजगारी बेसिकली जब होती है कि जब साल के कुछ महीने व्यक्ति को कोई भी काम नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। और कृषि में लगे हुए जो लोग होते हैं वो बेसिकली इस तरह की समस्याओं से जो है वो जूझते हैं, यानी कि उनको ऐसी समस्या देखने को मिलती ही है। वर्ष में कुछ वर्ष जो है कुछ महीने जो होते हैं बिल्कुल व्यस्त होते हैं, जब बुआई, कटाई और निराई और गहराई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। ठीक है। प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं और ये 3 लोग इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। और इन तीनों लोगों के द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों के द्वारा योगदान में कोई बढ़ावा नहीं करता। ठीक है ना। और अगर इन 3 लोगों को भी हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। तो खेत में 5 लोगों के काम करने की आवश्यकता है तो 3 अतिरिक्त लोग प्रचंड रूप से बेरोजगार होते हैं। अब प्रचंड बेरोजगारी को प्यारे दोस्तों एक बार समझ लीजिए। तो प्रचंड बेरोजगारी बेसिकली क्या होती है कि मान लो कोई भी खेत है
और उस खेत में काम करने के लिए 5 लोग काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि उसमें परिवार के यानी कि अपने ही परिवार के 3 लोग भी उसमें एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, जिनकी कोई वहाँ पर ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मतलब कि अगर वो वहाँ पर काम ना भी करें तो भी क्या है, खेत का काम आसानी से चल सकता है। तो 3 लोग जो वहाँ पर एक तरीके से रोज़गार कर रहे हैं या फिर जो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो किससे ग्रसित है, वो प्रचंड बेरोजगारी से ग्रसित है। क्योंकि अगर खेत में 5 लोग भी काम कर रहे हैं तो वो इनफ है उस खेत के लिए, उन 3 लोगों के काम की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही उन 3 लोगों के ज़्यादा काम करने से उस खेत की जो उत्पादक क्षमता है उसमें कोई खास फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी जनसंख्या में क्या है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो क्या है, शिक्षित है, लेकिन क्या है, उस हिसाब से उनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवकों में बेरोजगारी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। यानी कि एक व्यक्ति जो 12वीं पास है और एक व्यक्ति जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की क्षमता में जो 12वीं पास व्यक्ति है उसके पास रोजगार है, लेकिन उन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के पास रोजगार नहीं है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ साथ कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। ठीक है, एक और तकनीक आहारता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि एक तरफ अगर हम देखें तो लोगों में क्या है, बेरोजगारी भी है, और कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि तो इस तरीके से काम करने के जो क्षेत्र हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा कमी जो है हमें देखने को मिल सकती है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं बेरोजगारी के कारण दायित्वों में बदल जाते हैं। अब बेरोजगारी से क्या है कि जनशक्ति जो हमारा संसाधन है उसकी बर्बादी होती है, तो कहीं ना कहीं जो लोग एक परिसंपत्ति के रूप में जो है हम उनको देख सकते हैं, तो इस बेरोजगारी के कारण वो कहीं ना कहीं क्या है, एक दायित्व में बदल जाते हैं, एक बोझ में बदल जाते हैं। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, वह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए नुकसान है, क्योंकि लोग हमारे पास काम करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन क्या है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी में आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। तो किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी क्या है, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। ठीक है, तो बेरोजगारी से क्या है कि जो आर्थिक बोझ है किसी भी अर्थव्यवस्था पर वो बढ़ जाता है, क्योंकि और फिर क्या होता है कि जो लोग पहले से ही काम में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उन बेरोजगारों का भी भार क्या है, उन लोगों के ऊपर पड़ जाता है। ठीक है, और जब एक कोई ऐसा परिवार के जिसको केवल इतना ही पैसा मिल पा रहा है कि वो अपना जीवन सही प्रकार से नहीं चला पा रहा है, बस वो यानी कि काफ़ी अच्छे से वो अपना जीवन निर्वाह जो है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ठीक है ना, उसके बाद जो स्कूल प्रणाली से अलगाव, यानी कि फिर उनके बच्चों को भी इधर उधर कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है, तो उसमें भी क्या है, जो स्कूल प्रणाली में भी जो है भारी गिरावट या अलगाव जो है वहाँ पर आ जाता है। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकार प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का एक सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारी है ये पूरे संपूर्ण विकास पर क्या है, समग्र विकास पर बेरोजगारी का जो है अहितकार यानी कि एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेरोजगारों में क्या है, बेरोजगारी में वृद्धि मंदी व्यवस्था यानी कि जो व्यवस्था बहुत ही कम विकास कर पा रही है उसका भी सूचक है, और ये कहीं ना कहीं संसाधनों की भी अधिक बर्बादी करता है। ठीक है, अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व जो है वो बन जाएंगे। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर जो है वो निम्न है। अगर एक आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारत में जो है बेरोजगारी की जो दर है वो क्या है, कम है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है।
ठीक है ना। यानी कि जिन लोगों को कम आय मिल रही है या फिर जो कम उत्पादन भी वो कर रहे हैं, तो उनकी भी जो गिनती है वो नियोजित लोगों में यानी कि काम में लगे हुए लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमताओं और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जितना ज़्यादा वो काम कर सकते हैं वो उनको उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, या जिस नौकरी के लिए वो डिज़र्व करते हैं, जितनी यानी कि जितनी आय के लिए वो डिज़र्व करते हैं वो उनको नहीं मिल पा रही है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे गए हैं, इसीलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। ठीक है। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितने भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी भी तरह जो है जीवन निर्वाह जो है वो कर पाते हैं। ठीक है। यानी कि बेचारे जो अब गरीब लोग हैं तो वो क्या है, वो नहीं बैठ सकते आराम से, तो उनको क्या है कि चाहे सैलरी बहुत कम ही क्यों ना मिले, लेकिन उनको मजबूरी में जो है काम वो करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक अन्य विशेषता है। स्वरोजगार मतलब कि जो लोग अपना काम करते हैं, यद्यपि सभी लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार जो है वो खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में की हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। अब जैसे आप एक गाँव में जो है आप एक खेत का एग्जाम्पल ले सकते हो कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी पूरा का पूरा परिवार जो है वो खेतों में काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी सबकी जो है जिम्मेदारी उस खेत के प्रति बन जाती है, हिस्सेदारी उनकी हो जाती है। तो खेत में काम करने में साझेदारी, उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारियों की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। अब शहरों में क्या है कि भाई खेत तो है लिमिटेड, लोग हो गए ज़्यादा, तो ज़्यादा टाइम तक तो वो भाई अगर मान लो चलो खेत उनके हैं तो सभी मिलकर उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन उससे उनकी गरीबी तो कम होगी ही नहीं। भाई अपना वो भरण पोषण तो आसानी से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो रहेंगे क्या, गरीब, यानी कि जो अन्य संसाधन है उनको वो नहीं जुटा पाएंगे। तो इसी वजह से क्या है, फिर उनको काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर प्रवास करना पड़ता है। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्र यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो है वो कृषि है। ठीक है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या के निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम पर कुछ भाग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में चला गया है। यानी कि क्या था कि पिछले वर्षों में अगर हम ज़्यादा देखेंगे तो लोग क्या है वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर थे, है ना, वहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी थे, लेकिन अब क्या है उसमें कमी आई है। काफ़ी बड़ी संख्या जो है वो कहीं ना कहीं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में जो है वो चली गई है। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र जो आपका विनिर्माण उद्योग था उसमें बेसिकली जो छोटे पैमाने पर जो विनिर्माण का काम किया जाता है, तो उसमें क्या है सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर लोग हमें दिखाई देते हैं। तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं जो है वो सामने आ रही है। यानी कि अब एक तरीके से आपका सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, तो ऐसे कुछ क्षेत्र जो हैं हमें नए जो है देखने को अब इसमें मिल रहे हैं। आइए यह जानने के लिए कहानी पढ़े कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। ठीक है। एक गांव की कहानी। अब एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते, यानी कि उसमें बहुत सारे परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उसके सदस्य आराम से खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। ठीक है। इनमें से एक परिवार ने अपने बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गाँव वापस लौट आया। ठीक है। यानी कि कृषि महाविद्यालय में वो पढ़ने के लिए चला गया, फिर वहाँ से वो अपने उसमें इंजीनियरिंग करके जो है गांव वापस आ गया। अब वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। अब इस तरीके से क्या है, गाँव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति भी हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी।
उन्होंने इससे अच्छा उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने आपस में जो है बांट लिया था। अब ये जो नई जो एग्रो इंजीनियरिंग की जो है एक नया काम जो सृजन किया था, उसको क्या किया कि उसने अपनी फसल की उपज जो है वो बढ़ा ली। बाकी जो उनकी बची हुई फसल थी वो पास के गाँव में बेच दी, उससे उनको पैसा मिला, जिससे उन्होंने आपस में उसे बांट लिया। अब इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति हो गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे और कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए अच्छे कपड़े सिलने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ, किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय जो है वो अब बचना शुरू हो गया। अब किसान क्या है, खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज जो है वो भी बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रतीक था। तो किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य प्रकार के लोगों से क्या है वो पूरा जो गाँव है वो परिपूर्ण हो गया, यानी कि वो भर गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठते स्तरने से जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में जो है विकसित कर दिया। यानी कि इस बेसिकली हमने इस जो ये अपने गांव की कहानी पढ़ी थी, इसमें बेसिकली हमने देखा कि किस प्रकार से लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए जो है धीरे धीरे वो परिसंपत्ति बन जाते हैं। अब थोड़ा सा इसके सारांश को देख लेते हैं। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में मतलब हमने मोटा मोटी क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं। तो आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगते किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता प्रदान करती है, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा किस तरीके से लोगों को एक दायित्व से हटाकर एक परिसंपत्ति बनाने में क्या है मदद की जा सकती है। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में हमने चर्चा की। ठीक है, हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में ही पढ़ा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में और जो आपके शहरी सेक्टर में जो जो बेरोजगारियां हैं हमने उनको देखा और उनके बारे में अच्छे से पढ़ा। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था और बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर जो है उत्पन्न हो गए थे। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है अर्थशास्त्र का, आपके क्लास 9th का सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग, इस तरीके से ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।